हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अपने एमएससी केमिस्ट्री के यूनिट अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वुडवर्ड-पिसर रूल। तो देखिए कि वुडवर्ड-पिसर रूल क्या है, ये किसके लिए है। तो इसका सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन परिचय देख लेते हैं। तो ये वुडवर्ड-पिसर रूल रॉबर्ट वुडवर्ड ने दिया था किसी अणु के लैम्ब्डा मैक्स के मान को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इस नियम को तब इतना एप्लीकेबल नहीं था। तो इस नियम को बाद में लुईस पीसर ने मॉडिफाइड करके इसकी कुछ कमियां उसको अपने प्रायोगिक डाटा के हिसाब से दूर किया। तो ये मॉडिफाई रूल वुडवर्ड-पिसर रूल के नाम से जाना गया। तो इसका इंट्रो देख लेते हैं कि इन 1955 रॉबर्ट वुडवर्ड गिव ए सर्टेन रूल फॉर रिलेटिंग लैम्ब्डा मैक्स विथ मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, यानी कि अणु की संरचना के संबंध में रॉबर्ट वुडवर्ड ने एक नियम दिया गया जिससे अपन उसके अणु के लैम्ब्डा मैक्स के मान को रिलेट कर सकते हैं। इन 1959 लुईस पीसर मॉडिफाई दिस रूल। इस नियम को 1959 के अंदर लुईस पीसर ने मॉडिफाइड किया। किससे मॉडिफाइड किया था, किसके साथ? विद मोर एक्सपेरिमेंट डाटा। उन्होंने इस नियम के ऊपर कोई प्रयोग किए और प्रायोगिक जो डाटा मिला उससे इसकी रूल की कमियों को दूर करके इसको मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड रूल नाउ एज वुडवर्ड-पिसर रूल, और ये मॉडिफाइड रूल वुडवर्ड-पिसर रूल के नाम से जाना गया। तो इस रूल की क्या क्या एडवांटेज है वो देखिए। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड लैम्ब्डा मैक्स फॉर ए गिवन स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी संरचना के लिए ये लैम्ब्डा मैक्स की मान क्या है और उसकी कितनी पोजीशन, यानी कि वह तरंगदैर्ध्य की कौन सी परास के अंदर अवशोषण दिखाता है, उन सभी को कैलकुलेट करने के लिए इस नियम का उपयोग किया जाता है। बाय रिलेटिंग द पोजीशन एंड डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्रोमोफोर, यानी कि उस जो मॉलिक्यूल है उससे प्रतिस्थापित क्रोमोफोर कौन सी स्थिति पे जुड़े हुए हैं, कौन सी डिग्री के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए लैम्ब्डा मैक्स के मान को फाइंड आउट करने के लिए ये रूल दिया गया। तो देखिए कि वुडवर्ड-पिसर रूल क्या है। ईच टाइप्स ऑफ डाई-इन एंड ट्राई-इन सिस्टम हैविंग ए सर्टेन फिक्स वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा एट विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, यानी कि कोई भी जो अपने डाई-इन और ट्राई-इन है, जो वो अपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन से रीजन के अंदर अवशोषण दिखाते हैं, उनके लिए एक फिक्स वैल्यू पाई जाती है लैम्ब्डा मैक्स की। तो वो फिक्स वैल्यू किस नाम से जानी जाती है? वो फिक्स वैल्यू बेस वैल्यू या पेरेंटल वैल्यू के नाम से जानी जाती है। तो देखिए कि दिस कंट्रीब्यूशन द बेस वैल्यू और पेरेंटल वैल्यू, यानी कि ये जो कंट्रीब्यूशन इसका योगदान होता लैम्ब्डा मैक्स का मॉलिक्यूल का, वो बेस वैल्यू और पेरेंट वैल्यू के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो कोई भी डाई-इन या ट्राई-इन है वो कौन से यूवी रीजन के अंदर अवशोषण दिखाती है और उनका कितना तरंगदैर्ध्य लैम्ब्डा पे दिखाती है, उस लैम्ब्डे के मान को बेस वैल्यू या उसकी पेरेंट वैल्यू के नाम से जाना जाता है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय वेरियस एल्किलिक सब्स्टिट्यूट, जो अपना उसका लैम्ब्डा मैक्स का कंट्रीब्यूशन योगदान है वो किन किन द्वारा बनता है? वो बनता है कि वेरियस विभिन्न एल्किलिक सब्स्टिट्यूट, जो कोई भी एल्किलिक प्रतिस्थापित है उनके द्वारा, और रिंग रेसिड्यूज कि उसमें कितने रिंग रेसिड्यूज पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन के अंदर जो संयुग्मन है उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। एंड पोलर ग्रुप, जो कोई भी ध्रुवीय अणु है वो भी इसमें अपना कुछ योगदान देते हैं लैम्ब्डा मैक्स को इंक्रीजमेंट करने में, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप है। आर एडेड द बेस वैल्यू टू ऑब्टेन लैम्ब्डा मैक्स फॉर ए पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी कि कोई अपना यौगिक है, निश्चित यौगिक है, उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान ऑब्टेन करने के निकालने के लिए जो उनकी बेस वैल्यू, उनके अंदर जो ये अपने प्रतिस्थापी इनकी कुछ इंक्रीमेंटल लैम्ब्डा मैक्स का मान है, उन सभी को इसमें बेस वैल्यू में ऐड कर देते हैं, जिससे अपन को उस अब यौगिक है उसकी एक पर्टिकुलर कितना लैम्ब्डा मैक्स है उसका मान निकल जाता है। तो इसके लिए वुडवर्ड-पिसर ने एक फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला देखिए। अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-पिसर रूल द लैम्ब्डा मैक्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग ए फार्मूला, यानी कि लैम्ब्डा ये वुडवर्ड-पिसर रूल के नियम के अनुसार अपन जो कोई भी मॉलिक्यूल अणु है उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स का मान कैलकुलेट कर सकते हो। किसके द्वारा? एक फार्मूले के द्वारा। वो फार्मूला क्या है? ये रहा। देखिए कि अपन लैम्ब्डा मैक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसकी बेस वैल्यू को लेंगे कि कोई उसकी बेस वैल्यू कितनी होती है।
तो जो भी कोई भी डाई इन ट्राई इन है सभी के लिए उनकी अलग अलग बेस वैल्यू है जिनको अपन को याद करनी पड़ती है। और उनके साथ जो कोई भी मॉलिक्यूल उनके साथ कितने सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन योगदान है और अन्य का कितना योगदान, उन सभी को मिला के जो लैम्डा मैक्स का मान आता है वो किसी मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स कहलाता है। और इसको अपन वुड-वुड-फिशर रूल के फॉर्मूला द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वुड-वुड-फिशर रूल के सेट हैं वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो वुड-वुड-फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइइन और पॉलीन। तो ये वुड-वुड-फिशर रूल कॉन्जुगेशन यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइइन और पॉलीन के लिए, जहाँ पे संयुग्मन डाइइन और ट्राइन पाया जाता है उनके अंदर ये एप्लीकेबल है। सेकेंड है वुड-वुड-फिशर रूल फॉर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर भी ये वुड-वुड-फिशर रूल एप्लीकेबल है। और थर्ड है वुड-वुड-फिशर रूल फॉर एरोमेटिक कंपाउंड एंड बेंजोइक डेरिवेटिव यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर भी एप्लीकेबल है और जिसके अंदर बेंजीन डेरिवेटिव प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ तो उनके अंदर भी ये नियम अप्लाई होता है। तो आज अब अपन अपने लेक्चर के अंदर वुड-वुड-फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइइन और पॉलीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो वुड-वुड-फिशर रूल फॉर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए है। तो आज हम कॉन्जुगेटेड डाइइन और ट्राइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस में ये दो हैं। तो देखिए कि वुड-वुड-फिशर रूल फॉर कॉन्जुगेटेड डाइइन और पॉलीन के डाइइन और पॉलीन के बारे में वुड-वुड-फिशर रूल क्या कहता है कि किस प्रकार अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कॉन्जुगेशन डाइइन और पॉलीन के लिए। देखिए कॉन्जुगेटेड डाइइन एंड पॉलीन्स आर फाउंड इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अपने जो भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर अधिकतर संयुग्मित डाइइन और पॉलीन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका कुछ बेसिक देख लेते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड डाइइन और ये कॉन्जुगेशन क्या होता है। देखिए कि अपने पास कोई भी एक सिंगल अल्टरनेट क्रम में कोई डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड या कोई भी डबल बॉन्ड की जगह या मल्टीपल बॉन्ड भी हो सकता है या फिर कोई सिंगल बॉन्ड फिर या कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर इसके बाद या कोई नेगेटिव चार्ज या कोई भी लॉन्ग पेरियन सभी होता है जिनके अंदर अपन को रेजोनेंस दिखाई देता है। ये सभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर कहलाते हैं। तो यानी कि अल्टरनेट क्रम में अपन को सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड या लॉन्ग पेयर या फिर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं जिसके अपन रेजोनेंस शो कर सकते हैं, वो सभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके अंदर मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो डाइइन और ट्राइन पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वुड-वुड-फिशर रूल द लैम्डा मैक्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेट बाय यूजिंग ए फार्मूला। ये कॉन्जुगेटेड डाइइन के लिए वुड-वुड-फिशर रूल बता रहा है कि ये अकॉर्डिंग टू वुड-वुड-फिशर रूल लैम्डा मैक्स ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी अणु का लैम्डा मैक्स का मान इस फॉर्मूला के द्वारा अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला भी ऊपर डिस्कस किया है ताकि ये लैम्डा मैक्स है इसके कैलकुलेट करने के लिए कोई भी अपने जो मॉलिक्यूल है उसके सबसे पहले तो कुछ निश्चित फिक्स वैल्यू होती है जिसको अपन बेस वैल्यू या पेरेंट्स वैल्यू के नाम से जाना जाता है और उसमें कितने प्रतिस्थापित जुड़े हुए होते हैं, उसका योगदान, सब्स्टिट्यूएंट कंट्रीब्यूशन और प्लस अदर कंट्रीब्यूशन यानी कि जो अन्य कोई भी सॉल्वेंट जुड़ा हुआ हो, ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ हो, इन सभी का इंक्रीमेंट टोटल मिला के अपन को एक फॉर्मूला मिलता है जिसके अंदर अपन लैम्डा मैक्स के मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर कॉन्जुगेशन अधिक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी अधिक होगी यानी कि जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन तो वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा और मॉलिक्यूल अगर जितना स्टेबल होता है तो उसकी एनर्जी वैसे ही कम होती है और एनर्जी कम होगी तो उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। यानी कि हम डायरेक्ट यानी कि ये देखिए रिलेशनशिप की एनर्जी जितनी कम होगी उसका लैम्डा मैक्स का मान उतना ही बढ़ जाएगा। तो अपन इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जितना कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ उतना ही ज़्यादा होगा यानी कि उसका लैम्डा मैक्स का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वह अल्ट्रावायलेट रीजन के अवशोषण परास के अंदर लैम्डा मैक्स के अधिक मान की ओर उसका लैम्डा मैक्स का मान आएगा। तो सबसे पहले इनमें से अपन बेस वैल्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू ईच टाइप्स ऑफ डाइइन पॉलीइन सिस्टम हैविंग ए सर्टेन फिक्स वैल्यू एट विच एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ एज ए
बेस वैल्यू और पेरेंट्स वैल्यू, यानी कि बोल रहा है कि अपना जो कोई भी डाइन और ट्राइन सिस्टम है, जो डाइन और ट्राइन सिस्टम है जहाँ पे वो अब्सॉर्प्शन होता है, उसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू होती है लैम्डा मैक्स की, जहाँ पे वो अब्सॉर्प्शन दिखाते हैं, उसको अपन बेस वैल्यू या पेरेंट्स वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तो द फर्स्ट स्टेप इन प्रेडिक्टिंग द लैम्डा मैक्स यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर कॉन्जुगेशन डाइन इट इज़ टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ लाई ऑन ट्रांस एंड सिस कन्फर्मेशन, यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अवशोषण के लिए जो कॉन्जुगेशन डाइन और ट्राइन के अवशोषण देखने के लिए अपन को सबसे पहले ये निर्धारित करना होता है कि जो अपना कौन भी सिस्टम है वो ट्रांस पोजीशन पे है या सिस पोजीशन पे है। इसका सबसे पहले कन्फर्मेशन करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांस पोजीशन और सिस पोजीशन के लिए जो डाइन है उनका मान अलग अलग होता है। देखिए कि इफ़ इट इज़ लाई इन द ट्रांस इट्स बेस वैल्यू, यानी कि ये यदि अपना कोई भी सिस्टम है वो ट्रांस पोजीशन में होता है तो इसकी बेस वैल्यू कहाँ पे वेरी करती है, इसकी बेस वैल्यू 170, यानी कि 170 नैनोमीटर पे इसका जो लैम्डा मैक्स का मान है, यानी कि वो ट्रांस पोजीशन पे अपनी कोई भी डाइन है तो उसका मान 170 नैनोमीटर है। और इट इज़ इफ़ इट इज़ लाई इन द सिस, यानी कि अगर ये सिस पोजीशन पे है, यानी कि इसके सिस पोजीशन पे, तो इसकी बेस वैल्यू कितनी आएगी, इसकी बेस वैल्यू आएगी 253 नैनोमीटर, यानी कि इन दोनों के अंदर सिस और ट्रांस के अंदर दोनों के अंदर लैम्डा मैक्स का मान चेंज हो जाता था। यानी कि सबसे पहले अपन को ये निर्धारित करना पड़ेगा कि जो अपनी सिस्टम दिया गया है वो ट्रांस पोजीशन में है या सिस पोजीशन के अंदर है। ये देखिए ये दिखा रखा है कि ट्रांस में 217 नैनोमीटर और सिस के अंदर है 253 नैनोमीटर। द बेस वैल्यू डिपेंड अपॉन वेदर द डाइन इज ए लाइनर और हेट्रोएंगुलर, यानी कि ये दिखा रहा है कि बेस वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि जो अपनी डाइन है वो कहाँ लाइनर रेखीय है या हेट्रोएंगुलर, यानी कि दो अलग अलग रिंगों में है डाइन, या एक ही रिंग के अंदर है डाइन, या वेदर इट इज़ साइक्लिक, यानी कि ये कोई साइक्लिक चक्कर के अंदर है या फिर यह खुली हुई है असाइक्लिक है। तो यानी कि बेस वैल्यू निकालने के लिए यह भी ज़रूरी है कि जो अपनी डाइन है वो एक ही रिंग के अंदर है या दो अलग अलग रिंग में है या फिर साइकिल के अंदर है या नहीं है, इन सभी को पता करना पड़ता है पहले। तो इसका एक एक डिस्कस करते हैं कि होमोएंगुलर डाइन क्या आ रही है, क्या कि होमोएंगुलर डाइन के अंदर साइक्लिक डाइन हैविंग ए कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड इन ए सेम रिंग, यानी कि जो एक अपनी सेम ही रिंग है उनके अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और वो दोनों कॉन्जुगेशन सिस्टम के अंदर हो तो वो होमोएंगुलर डाइन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो बेस वैल्यू फिक्स है वो कितनी है, 253 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू है। और इसमें सेकंड है हेट्रोएंगुलर डाइन। हेट्रोएंगुलर डाइन यानी कि साइक्लिक डाइन हैविंग कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड इन डिफरेंट रिंग, यानी कि जो कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड का वो अलग अलग रिंगों में, ये देखिए कि यहाँ पे दो दो अलग रिंग है और ये दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग के अंदर है और ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से कॉन्जुगेशन में हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि इनमें रेजोनेंस पाया जाता है। तो ये डाइन है, इनमें कॉन्जुगेशन है, तो इनके लिए लैम्डा मैक्स का मान फिक्स है, यानी कि इनका फिक्स मान है 250 नैनोमीटर। इनका जो हेट्रोएंगुलर 215 है और जो होमोएंगुलर यानी कि सेम एक ही रिंग के अंदर जो दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं दोनों कॉन्जुगेशन में, इनका मान है 253 नैनोमीटर। तो दोनों का मान, ये लैम्डा मैक्स का मान अलग अलग है। और थर्ड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक यानी कि जो कोई भी अपनी साइकिल है उससे एक्सो यानी कि बाहर जो डबल बॉन्ड लगा हुआ होता है उनका कितना योगदान है। डबल बॉन्ड इन विच वन ऑफ द डबल बॉन्ड एटम इज ए पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम, यानी कि जो अपना कोई भी डबल बॉन्ड है उसका एक परमाणु है वो पार्ट ऑफ रिंग सिस्टम, यानी कि जो रिंग होती है उसका हिस्सा होता है, यानी कि जो रिंग के परमाणु होते हैं उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपनी ए रिंग, ये बी रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये इसी के रिंग के परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। तो ये एक अपने इसमें लैम्डा मैक्स के मान को इंक्रीजमेंट बढ़ाने में योगदान देगा और ये कॉन्जुगेशन में भी है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसका इंक्रीमेंट कितना होता है, उसका ये इंक्रीमेंट होता है वो 5 नैनोमीटर होता है।
तो ये कुछ इनकी बेस वैल्यू है, इनको अपन को याद रखनी है। द सम ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो सभी अपने प्रतिस्थापियों का जो योगदान होता है उनको ऐड कर लेते हैं। कहाँ पे ऐड करते हैं? द एडेड टू द बेस वैल्यू के अंदर टू ऑब्टेन लैम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अवशोषण के लिए उसके जो लैम्डा मैक्स का मान निकालते हैं, तो उसकी उस मॉलिक्यूल का जो बेस वैल्यू उनके अंदर उसके प्रतिस्थापियों की मान को ऐड कर लेते हैं। तो इनके प्रतिस्थापी का मान कितना है वो देखिए। सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी के ईच एल्किलिक ग्रुप, यानी कि कोई भी जो एल्किलिक ग्रुप है अपने, जैसे कोई मेथिल ग्रुप हो गया, एथिल ग्रुप हो गया, या फिर कोई भी अन्य जो भी कोई एल्किलिक ग्रुप हो, उन सभी का योगदान है 5 नैनोमीटर। यानी कि अपने जो कोई भी मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो एल्किलिक ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो वो लैम्डा मैक्स की मान को 5 नैनोमीटर बढ़ा देते हैं। सेकंड है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जो अपने पिछली डिस्कस किया था कि कोई भी रिंग से के बाहर अगर कोई डबल बॉन्ड है तो उसका 5 नैनोमीटर योगदान है, वो मॉलिक्यूल के अंदर 5 नैनोमीटर लैम्डा के मान को बढ़ा देते हैं। सेकंड है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी कि जो अपना कॉन्जुगेशन होता है, सही युग्मन होता है, उसके अंदर जो डबल बॉन्ड और उसको बढ़ाते हैं तो उसका योगदान है 30 नैनोमीटर। यानी कि ये अपनी कोई भी डाइइन है तो इनका मान यानी कि 217 नैनोमीटर है। तो अपन इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं, डबल बॉन्ड बढ़ा देते हैं, तो इसका कितना योगदान बढ़ जाता है? तो 30 योगदान बढ़ जाता है। तो इनका टोटल हो जाता है 247 नैनोमीटर। यानी कि इस प्रकार ये डबल बॉन्ड का 30 नैनोमीटर इसके बेस वैल्यू के अंदर ऐड हो जाता है, तो इसका 30 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम इसका योगदान है, इंक्रीमेंट है। फोर्थ है रिंग रेसिड्यूज, यानी कि रिंग रेसिड्यूज क्या है? जो अगर आप उनके जो डबल बॉन्ड इसमें एंगुलर या साइकिल के अंदर पाए जाते हैं तो उनको उन साइकिलिक को जितने बॉन्डों को कट करना पड़ता है उतना रिंग रेसिड्यूज है, जिससे अपन को ये जो डबल बॉन्ड आए जाते हैं रिंग के अंदर नहीं खुले हुए अपन को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड को अपन को कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिंग रेसिड्यूज एक का 5 नैनोमीटर, तो 5 को 4 से इंटू करने पर यानी कि 20 नैनोमीटर, 5 इंटू 4 यानी कि 20 नैनोमीटर अपन को इसका इंक्रीमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या है कि मैंने अपने आप पिछले लेक्चर के अंदर अपने जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें 2 ग्रुप है, एक तो क्रोमोफोरिक ग्रुप और एक दूसरा ऑक्सोक्रोम। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप को तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और ऑक्सोक्रोम को अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो अपने क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो स्वयं तो क्रोमोफोर की तरह कार्य नहीं करता और स्वयं ये खुद तो लैम्डा के मान को नहीं बढ़ाता, लेकिन इसके जुड़ने से जो क्रोमोफोर है उसके अंदर इसका लैम्डा का मान कुछ वैल्यू तक बढ़ जाता है। तो इसका मान कितना बढ़ता है वो देखिए। यदि अपना ऑक्सोक्रोम ये ऑक्सोक्रोम OR है तो इसका 6 नैनोमीटर इंक्रीमेंट है। SR है तो इसका 30 है। अगर हेलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन है तो इसका 5 नैनोमीटर है। और जैसे MnR है तो इसका 60 नैनोमीटर इंक्रीमेंट है। और सॉल्वेंट यानी कि जो अपने विलायक है, जो अपने कोई भी सैंपल है उसको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट विलायक अपन काम में लेते हैं, जिसको अंदर सैंपल मॉलिक्यूल को मिलाए जाते हैं, उसका योगदान कितना? तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, अगर अपन क्लोरोफॉर्म के अंदर कोई भी सैंपल को मिला देते हैं तो इसका जो टोटल बेस वैल्यू उनमें से एक माइनस यानी कि जो लैम्डा का मान है उसमें से एक कम हो जाता है। ईथर को मिलाने पर इसका जो लैम्डे के मान है उसमें से 7 नैनोमीटर कम हो जाता है। और साइक्लोहेक्सिन है, साइक्लोहेक्सिन के अंदर ही इसका -11 नैनोमीटर योगदान है। और जल इनके लैम्डा मैक्स के मान में इंक्रीमेंट करता है। कितना इंक्रीमेंट करता है? ये 8 नैनोमीटर इंक्रीमेंट करता है। यानी कि जो कोई भी मॉलिक्यूल है उसको जल के अंदर घोलते हैं तो उसका 8 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। तो इसको अपन कुछ एग्जांपल ले लेते हैं वुडवुड पिसर वुल के कॉन्जुगेटेड डाइइन के। तो देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए अपन उनको लैम्डा मैक्स का मान फाइंड आउट करना है कि इसका लैम्डा मैक्स का मान क्या है। तो सबसे पहले तो अपन इनको इनकी बेस वैल्यू निकालनी पड़ती है कि बेस वैल्यू क्या है। तो ये दोनों एक हेट्रो एंगुलर है, यानी कि
जो डबल बॉन्ड पाई जाती है वो जो डाई इन पाई जाती है वो दो अलग अलग रिंग के अंदर पाई जाती है। तो इनका कितना योगदान है, पिछले अपन पीछे देखा था कि जो हेट्रो एंगुलर डाई इन है उनका 215 नैनोमीटर योगदान है। यानी कि अब ये इसकी बेस वैल्यू है, और अब इस बेस वैल्यू के अंदर कौन कौन से सब्स्टिट्यूट हैं, क्या क्या जुड़े हुए होते हैं, वो इनको ऐड करते हैं। यानी कि अब इसमें देखिए 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यानी कि इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है जिसका योगदान है 5 नैनोमीटर। अब देखें ये रिंग ए है और ये रिंग बी है। तो इस रिंग के जो चारों परमाणु 1 2 3 4 5 6 इनके इधर 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 कहाँ पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन ये रिंग बी के रेस्पेक्ट में इसके यहाँ पे 1 2 3 4 5 एटम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का योगदान है। तो इसमें 5 नैनोमीटर अपन ऐड कर लेते हैं बेस वैल्यू में। और इसमें सेकंड है रिंग रेसिड्यूज, यानी कि कितने रिंग रेसिड्यूज हैं। तो ये अपने के दो डबल बॉन्ड है। इनको निकालने के लिए जो इस रिंग को कितने बॉन्ड को कट करना पड़ता है, 1 2 और 3 रिंग को कट करना पड़ता है। तो प्रत्येक रिंग रेसिड्यूज का मान 5 है, तो अपन 3 को कट किए तो 3 × 5 यानी कि 15 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो इसका टोटल मान आएगा 235 नैनोमीटर। यानी कि जो अपनी स्ट्रक्चर है उसका लैम्डा मैक्स का मान 235 नैनोमीटर है। इसका सेकंड एग्जांपल है, ये देखिए कोई भी जो अपनी स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये जो डाई इन पाई जाती है वो होमो एंगुलर है, यानी कि एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका बेस वैल्यू कितना है, ये देखिए बेस वैल्यू होमो एंगुलर डाई इन का बेस वैल्यू है 253 नैनोमीटर। और इसके अंदर अब अपन को अब क्या क्या ऐड करना पड़ता है, तो ये रिंग ए है और ये रिंग बी है। सबसे पहले तो ये रिंग ए के रेस्पेक्ट में कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें तो कोई भी नहीं। लेकिन बी के रेस्पेक्ट में ये वाला पोजीशन पे यहाँ पे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो इसका कुछ योगदान है 5 नैनोमीटर, वो ऐड कर लेंगे। और इसमें रिंग रेसिड्यूज, यानी कि इन दोनों को अलग प्राप्त करने के लिए रिंग को कितने जगहों से काटना पड़ता है, तो 1 2 3 इसको भी 3 जगहों से काटना पड़ता है। तो एक रिंग रेसिड्यूज का मान होता है 5, तो 5 को 3 से इंटू करने पर अपन को 15 नैनोमीटर इसका योगदान होता है। तो इन सभी को टोटल मिलाने पर अपन को 273 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अपन ने अनसैचुरेटेड इसके वुडवर्ड पिसर रूल के अंदर कंजुगेटेड डाइन और पॉलीन के 2 एग्जाम्पल ले लिए। और ये कंजुगेटेड डाइन का लिए वुडवर्ड पिसर रूल ने अपन डिस्कस कर ही लिया। और इसके वुडवर्ड पिसर रूल फॉर कंजुगेटेड डाइन और पॉलीन ने अपन ने डिस्कस कर लिया। और अपन इट में भी अपना नेक्स्ट लेक्चर है वुडवर्ड पिसर रूल फॉर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड के लिए अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस टॉपिक पे होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।